Hello everyone, welcome to Humanities Hub class. So same chapter continue करेंगे political parties और next और बहुत important topic how can parties be reformed. Last class में मैंने आपको समझाया था कि what are the challenges, 4 major challenges. तो फिर next उसी से related एक question आता है how can parties be reformed. कि अगर ये चैलेंजेस हैं तो उनको हम कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। और इसमें मैंने नोटिस करा है कि बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के सजेशंस हैं। कुछ तो एफर्ट्स हैं, रीसेंट एफर्ट्स जो हमने ऑलरेडी किए हैं टू रिफॉर्म द पार्टीज, और कुछ अभी सजेशंस हैं। बच्चे उसको कंफ्यूज करते हैं। एफर्ट्स वो हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं टू रिफॉर्म द पार्टीज, जो मैं अभी आपको पहले समझाती हूँ कि ये 3 हमारे एफर्ट्स हैं ऑलरेडी जो हमने किए हैं। जैसे फर्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। अब एमएलए या एमपी अगर जिस पार्टी टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट करके आए हैं उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। न्यू टर्म दिया हुआ है, देखिए डिफेक्शन। तो डिफेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था कि एक पार्टी से चुन के आए, उस पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। अगर दूसरी पार्टी ने आपको कुछ ऑफर कर दिया कि आप आइए हम आपको मिनिस्टर बना देंगे या कुछ कैश रिवॉर्ड के लिए, तो वो बहुत ज्यादा हो रहा था। तो डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके हमने एक एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। तो ये हमारा फर्स्ट एफर्ट है, राइट। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एफर्ट और सजेशंस में कंफ्यूज नहीं होना। एफर्ट हो चुका है। और एक चीज क्या याद रखना है कि ये एफर्ट किसके इनिशिएटिव पे हुआ? पार्लियामेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। अब इसको अच्छे से आपने क्या समझना है कि हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया तो उससे डिफेक्शन कंट्रोल हो गई, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी हुआ। उसका डिसएडवांटेज क्या है कि नाउ एमपीज एंड एमएलए have to accept whatever the party leader decide। क्योंकि आप अगर टॉप लीडरशिप से या पार्टी लीडर से आप खुश नहीं है, जरूरी नहीं है कि एज अ मेंबर पार्टी जो भी डिसीजन ले आप उसके फेवर में ही हो। कभी कभी हम नहीं अग्री करते, तो अगर आप अपनी डिसएग्रीमेंट दिखाएंगे लीडर के अगेंस्ट, तो वो कभी कभी डिफेक्शन यूज करके आपको पार्टी से निकाल सकते हैं कि ओ तुमने मेरे अगेंस्ट कुछ बोला, तो इट इज काइंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो गया कि पार्टी लीडर्स के अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट एफर्ट हमारा हुआ कि हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के इनिशिएटिव पर एक और एफर्ट हुआ टू कंट्रोल द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट। एक एफिडेविट हर एक को सबमिट करना है इलेक्शन के टाइम पर, जिसमें आप ये सब डिटेल देंगे, प्रॉपर्टी कितनी है आपकी, क्रिमिनल केसेस कितने हैं। तो एफिडेविट एक जब कोई कंटेस्टिंग कैंडिडेट उसको देता है, इलेक्शन कमीशन को सबमिट करता है, तो एज अ वोटर आपके पास क्या एडवांटेज हुआ कि इससे आपके पास एक काफी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जिस कैंडिडेट को आप वोट देंगे तो वो कैसा है, क्या कोई क्रिमिनल केस है, कितनी प्रॉपर्टी है। बट उसका भी एक डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू। ये हम उसको क्रॉस चेक नहीं कर सकते कि जो इंफॉर्मेशन दी है कैंडिडेट ने कि वो ठीक है या नहीं। थर्ड एफर्ट इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव पर हुआ कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कंपल्सरीली ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करानी है और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करना है सभी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये 3 एफर्ट्स हमने किए हैं, एक इलेक्शन कमीशन के इनिशिएटिव पे कि सभी पार्टीज ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराएं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एक एफिडेविट सबमिट करेंगे जिसके अंदर वो पूरी डिटेल देंगे उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, क्रिमिनल केसेस। और फर्स्ट डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। वो थे बेटा एफर्ट्स। अब है कि अलोंग विद दीज 3 एफर्ट्स कुछ सजेशंस भी हैं कि ये भी किया जाए। जैसे फर्स्ट, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिससे आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या हो रहा है उनके इंटरनल मैटर्स में भी दखल दे सकें। ये सजेशन है, हुआ नहीं है अभी। सो कैसे उसको करें कि इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। कि अगर पार्टी के अंदर कोई डिस्प्यूट है तो उसके अंदर विद इन द पार्टी आप कोई और एक ऐसी बॉडी हो जो उसके अंदर इंटरवीन कर सके। ये एक सजेशन है
ये हुआ नहीं है और मोस्ट लाइकली होएगा भी नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको नहीं पसंद आएगा कि उनके इंटरनल मैटर्स के अंदर कोई दखल दे। दूसरा एक सजेशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने जब वो टिकट देती हैं इलेक्शन से पहले, तो मिनिमम एक नंबर फिक्स कर दिया जाए कि इतनी टिकट्स फीमेल्स को दें, और जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में उसमें भी फीमेल जो है उनके लिए, विमेन के लिए एक कोटा फिक्स किया जाए। थर्ड एक है, काफी टाइम से इसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर बढ़ रहा है, तो अगर हम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन करते हैं, ये कीवर्ड है, इसको एज इट इज लिखना है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। व्हाट डज इट मीन? स्टेट फंडिंग का मतलब क्या, कि इलेक्शन के दौरान जब कैंपेन करती हैं पार्टीज, उनके बहुत पैसे खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट उनको एक फिक्स्ड अमाउंट दे दे या कुछ खर्चा दे दे कि इसमें आपने कैंपेन करना है, तो हम कुछ हद तक रोल ऑफ मनी जो है उसको कंट्रोल कर सकेंगे। इसके लिए सजेशन है कि there should be state funding of election, गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंस। वो इन चीजों के लिए पैसे दे सकती है, जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन, कैश में या जैसे भी। तो ये एक सजेशन है। एक इसको उन्होंने फिर कंक्लूड किया, एक बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि इतने सारे सजेशंस और एफर्ट्स जब हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को करें, हर एक चीज को ना, हर एक का एक लीगल सोल्यूशन नहीं होता कि लॉ बना दो। जैसे मैं एक बच्चों को हमेशा ये वाली एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक बड़ा कॉमन है कि रेड लाइट हमारे यहाँ बहुत लोग जंप करते हैं, तो ये तो हमें खुद से पता होना चाहिए ना कि रेड लाइट है तो हमें जंप नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद भी हमें लॉ बनाना पड़ता है कि अगर आप जंप करेंगे तो हम आपको पनिश करेंगे। तो उसका कोई और तरीका भी होना चाहिए। सेम उसी से जुड़ी हुई ये चीज कि हर एक चीज का लीगल सोल्यूशन अगर आप ढूंढेंगे तो शायद आपको डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। जैसे एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। कि आप जरूरत से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को ओवर रेगुलेट करेंगे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो उसका रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। कैसे? दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वेज टू चीट द लॉ। कि वो लॉ को मानेंगे या नहीं वो तो अलग की बात है, वो कैसे उस लॉ से बचना है, उसको धोखा देके कैसे चीट करके बाहर निकलना है, सारी पार्टीज का फोकस उस पे ना हो जाए कहीं, कि दैट मीन्स कि लॉफुल तरीके से ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर क्या कोई और वे भी है? यस, दो उन्होंने और तरीके हमें सजेस्ट करे। देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। पहला, कि जो लोग हैं, पिटीशन और पब्लिसिटी, एजिटेशन, इस टाइप की जो चीजें हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, मीडिया, दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कि जब जब पार्टीज है ना, उनको बहुत डर लगता है कि अगर हमारी पब्लिक सपोर्ट चली गई तो फिर हमें कौन वोट करेगा। तो अगर लोग प्रेशराइज करेंगे, आम लोग, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स, मीडिया, तो फिर पार्टीज उन रिफॉर्म्स को सीरियसली ले सकती हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। घर में बैठ के डिस्कस करना, क्रिटिसाइज करना, इट्स समथिंग एल्स। उस सिस्टम का हिस्सा बनना, पॉलिटिकल पार्टीज में जाना, ज्यादा डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो हमेशा क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्रूव करता है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द सजेशंस। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया। सो वी शैल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।